हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैथ के वीडियो में स्वागत है। मैथ के वाले सेक्शन में तो इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 3 जो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है एक बेहतरीन तरीके से। और इसके बाद आपका चैप्टर 3 से जो बनने वाला सवाल है वो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से आप वीडियो को वॉच करिएगा। सबसे पहले सबसे पहले जो रैखिक समीकरण को हम लोग हल करेंगे उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान से देखना है। पहला, अगर A1/A2, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 सवाल आपका यही चार्ट से आपका फिक्स रहेगा। यदि A1/A2 और बराबर नहीं रहेगा B1/B2 का, तब क्या होता है? तो केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। उसको संगत कहते हैं और अविरोधी कहते हैं, और ये प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी होता है, संपाती भी होता है। ये ध्यान से समझना आपको कि जब क्या हो, तो जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो केवल अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल। और ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, और ये अविरोधी होगी, प्लस में संगत होगी और संपाती होगी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर यहाँ पे तीनों बराबर हो जाए, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, ठीक है, तो अनंत हल होगा। अनंत हल मतलब अनंत हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोल सकते हैं। फिर ये संगत और संपाती दोनों होगा, और अनेक हल होगा इसका। और आलेख की रेखाएं परस्पर संपाती होगी, मतलब कि एक ही ऊपर रहेगा ये, ठीक है। और अगर यहाँ पर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, लेकिन आपका थर्ड नंबर वाला यानी C1/C2 बराबर नहीं होगा, तब यहाँ पे कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये समांतर होगा, समांतर रेखाएं होगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब मान के चलिए आप प्रतिच्छेद किया ही नहीं, तो रेखाएं कहाँ से आपका कोई हल निकलेगा, और ये विरोधी होगी, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। हल किसका इसका निकलता है? तो हल निकलेगा जब एक भी बराबर नहीं होगा तब, और जब सब बराबर होगा तब। दो ही बार हल निकलेगा, ठीक है। और हल जो निकलेगा उसको संगत बोलेंगे और संपाती भी बोलेंगे, और जो हल नहीं निकलेगा उसको असंगत बोलेंगे और असंपाती, ठीक है, यानी असंगत बोलेंगे उसको। तो हल कब नहीं निकलता है? जब दो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तब हल नहीं निकलेगा, और जब समांतर होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल यहाँ बोला है कि दो चरों में के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है? AX + BY + C = 0 के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन है, आगे बोला गया कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, तो आलेख की रेखा संगत अगर है, ठीक है, अगर संगत है तो संपाती भी होगा और प्रतिच्छेदी होगी, यानी कि आप कह सकते हैं संगत अगर है, ठीक है, तो एक भी बराबर नहीं है और सब बराबर है, यही तो होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका संगत जो होगा संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, तो आलेख की रेखाएं क्या होगी? असंगत अगर है तो वो समांतर होगा, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, ठीक है। इसी को बोलते हैं असंगत। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं रहेगा C1/C2, असंगत। तो इस चार्ट से ही सारा सवाल यहाँ पर बन रहा है। आगे सवाल जो बोला गया है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? तो जिसका कोई हल नहीं होता उसको असंगत कहा जाता है। फिर है, रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं अगर समांतर है तो समीकरण युग्म क्या होगा? तो समांतर अगर है, ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। समांतर अगर है यानी कि असंगत है, ठीक है। समांतर है इसका मतलब असंगत है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। फिर आगे बोला गया कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 4, नहीं, +4 = 0 और 6x + 9y = 11, ठीक है। तो इसका क्या होगा? तो देखिए A1/A2 निकालेंगे, 2/6 निकलेगा, फिर B1/B2 3/9 निकलेगा, और C1/C2 4/11 निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे दो बराबर है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ दो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। तो दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा? समांतर होगा, यानी असंगत होगा, और असंगत का कोई हल नहीं होता है। फिर आगे है कि 2x + 3y, सेम सवाल है, ठीक है, कुछ अलग है थोड़ा सा, लेकिन ये भी कोई हल नहीं निकलेगा। आगे बोला गया है कि 2x + 3y + 4 = 0, 4x - 5y। क्या करेंगे इसका? तो देखिए A1 निकालेंगे, A1/A2, तो A1/A2, फिर B1/B2 और C1/C2। तो यहाँ पे आप देखिए एक भी बराबर यहाँ नहीं है, ठीक है, एक भी बराबर नहीं है। अब एक भी बराबर नहीं है तो क्या होता है? तो वो अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। आगे बोला गया है कि रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी अगर है तो समीकरण युग्म क्या होगा? अगर प्रतिच्छेदी है तो एक हल मतलब अद्वितीय हल होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी है तो। आगे रैखिक समीकरण के आलेख की रेखाएं अगर संपाती है तो समीकरण युग्म क्या होगा? अगर संपाती होती है यानी सभी बराबर है, और सभी बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर बोला एक रैखिक समीकरण युग्म का घात क्या होता है? एक रैखिक समीकरण युग्म का घात क्या होता है? एक होता है, ठीक है। जैसे कि अगर AX + BY + C के रूप का है तो एक ही घातना है यहाँ पे।
फिर आगे बोला गया कि वह कोई समीकरण युग्म अविरोधी होता है, उसको निरूपित करने वाली रेखाएं क्या है? अविरोधी अगर है तो वो प्रतिच्छेद करने वाली होती है अविरोधी की। बाकी विरोधी आपका क्या होगा? समांतर हो जाएगा विरोधी का। नेक्स्ट बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हल होते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। नेक्स्ट है समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 और 7x प्लस 6y माइनस 9 जीरो की आलेख कैसी बनेगी? आलेख जो है कैसी बनेगी? तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यह केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। नेक्स्ट बोला है समीकरण युग्म a1x b1y और c1 और मैं यदि a1 देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ देखना a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब क्या होगा? तो केवल एक हल होगा क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। नेक्स्ट है x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k का हल हो तो k का मान क्या करना है? यहाँ पे देखिए दिया दिया 2x प्लस आपको दिया है y और बराबर k दिया है। x का मान 2 बैठाना है तो 2 गुना 2 और प्लस y का मान 3 बैठाना है बराबर k, तो कितना हो जाएगा? दोनों 4 3 7 7 बराबर k, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट बोला x बराबर 1 और y बराबर 2 समीकरण इसमें बैठाना है, ठीक है, समीकरण इसमें और इसमें बैठाना है। तो इसका a का मान क्या आएगा? तो बैठाने के बाद जो है ना a का मान आपका आ जाएगा, a का मान जो है माइनस का 1 आएगा। आप बैठा के देख लीजिएगा। आगे सवाल है समीकरण इसमें बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है? तो जब आपका बराबर नहीं रहेगा a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा, तब जाके एक अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। फिर बोला अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है? तो अनंत हल होने के लिए तीनों को बराबर होना होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। और कोई हल नहीं के लिए क्या होता है? तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, बराबर नहीं होगा c1/c2 का। फिर नेक्स्ट सवाल है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 सारा बराबर है। तो अगर सारा बराबर है तो क्या होगा? अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका बहुत अच्छा सवाल बनेगा। अब देखिए एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल ग्राफीय विधि देख लेते हैं एक ठो, क्योंकि ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों सवाल देखेंगे, उसके अलावा एक दो सवाल और हम लोग देख लेंगे। तो पहला ग्राफीय विधि, ठीक है, आपको दे देगा कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करें। समीकरण मेरे पास पहला है 2x प्लस वाई बराबर माइनस 6 बराबर 0 और यहाँ है 4x माइनस 2y बराबर ये माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। करना क्या है? तो दोनों समीकरण से चलेंगे। समीकरण एक पहले लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। पहला हम लोग समीकरण एक से लेते हैं। तो समीकरण एक मेरा कहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 और बराबर का 0 बोला है, ठीक है। आप क्या अब यहाँ पर करेंगे क्या? y को छोड़ देते हैं, ठीक है, और माइनस का 6 जाएगा बराबर किधर? तो प्लस का 6 बनेगा और प्लस का 2x जाएगा, माइनस का 2x बनेगा यहाँ पे। अब ये समीकरण मेरे पास निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x का कुछ मान बैठाएंगे। तो y बराबर हम लोग लाए कितना? 6 माइनस का 2x लाए, ठीक है। और यहाँ पर आपका x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, यानी कि x बराबर 2 लिया गया है। तो 6 माइनस x का मान अगर 2 लिए हैं तो 6 और माइनस का 4। अगर x हम लोग 2 ले रहे हैं तो y यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। फिर इसी तरह से x अगर 3 ले रहे हैं तो देखिए x अगर हम लोग 3 ले रहे हैं 2 गुना 3 तो y का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x का मान 3 लिए, y का मान 0 आ गया। फिर उसी तरह समीकरण दूसरों को भी हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा समीकरण बोला 2y बराबर 4x माइनस 4, 2y बराबर बोला है 4x माइनस 4। क्या करेंगे? 4 ये y को ही छोड़ देंगे, ठीक है, y को ही छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस 4 और बट्टे का 2, 2 से काटेंगे 2 और यहाँ 2, तो 2x माइनस 2 बचेगा। अब इसी के आधार पर हम लोग बैठाएंगे। x का मान यहाँ 0 लिया गया है, वो x का मान यहाँ 0 लिया गया, ठीक है। तो हम लोग समीकरण है 2x माइनस 2, तो 2 गुना 0 और माइनस का 2 अगर होगा तो क्या आएगा? 0 और माइनस का 2, यानी कि x का मान अगर हम लोग 0 लेंगे तो y यहाँ पर माइनस का 2 आएगा और फिर x का मान 1 लिया गया है तो 2 गुना 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2, यानी कि इस बार अगर हम लोग x का मान 1 लिए हैं तो y कितना आया? 0 आया है। अब करना क्या? हमको x और y x का एक समीकरण तैयार करना है। ये मेरा x होगा, x अक्ष, और ये मेरा x डैश होगा। x डैश हमेशा माइनस होगा, y ऊपर होगा और y डैश मेरा नीचे होगा माइनस वाला, ठीक है। अब करना क्या है? तो हम लोग इसको पकड़ेंगे। पहला मान जो है x बराबर 2 लिए हैं, x बराबर आपका 2 है तो y कितना आया? 2, तो यहाँ पर आपका आ गया x 2 y 2, ठीक है। एक सेकेंड, x का अगर हम लोग 2 लिए हैं तो y कितना आया? 2, इसको यहाँ लिख लिए, ठीक है। फिर x में 3 लिए हैं और y 0, तो यहाँ आ गया 3 0। पहला समीकरण मेरा यहाँ तैयार हो चुका है। फिर दूसरा में x बराबर y 0 लिया गया, y बराबर माइनस 2, तो x बराबर 0 y बराबर माइनस 2 यहाँ आया है और x बराबर फिर 1 लिए हैं, x बराबर 1 लिए और y बराबर कितना है? 1 और 0, ठीक है। अब दोनों समीकरण जो है मेरा यहाँ लिखेंगे। ये समीकरण मेरा कौन था? 4x माइनस 2y बराबर माइनस 4 बराबर 0, और ये समीकरण जो था वो था 2x प्लस वाई प्लस माइनस 6 बराबर 0।
दोनों का ग्राफ हम लोग खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे काट, जहाँ पर ये कटेगा वहीं आंसर हो जाएगा। तो 2,2 पर कटा है तो x का मान 2 और y का मान 2 आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफीय विधि हुआ, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ का क्वेश्चन आपका यहाँ है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। x + y = 10 और y - x = 4। करना क्या है यहाँ पे, तो समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को तोड़ेंगे। जैसे हम लोग को दिया x + y = 10 दिया, ठीक है। तो अगर हम x लगाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - y आ जाएगा। y का कुछ मान लेंगे और y का मान लेने के बाद मेरा x आ जाएगा, ठीक है। और x का मान जैसे आ जाएगा, दो मान निकाल लेना है। उसके बाद लास्ट में कटिंग कर देना है। काटने के बाद देखिए क्या बना है, तो 3,7 पर कटा है, x = 3 और y = 7 आया, ठीक है। बहुत ही आसान टाइप का होता है। अब आगे देखिए प्रतिस्थापन विधि भी हम लोग देख लेते हैं इसमें, क्योंकि कई बार आपको समीकरण जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने बोलेगा। तो समीकरण मेरा है x + y = 14 और दूसरा समीकरण x - y = 4। तो समीकरण 1 से इसमें करना क्या होता है, पहले समीकरण या दूसरे समीकरण कोई भी एक तोड़ना होता है, उसको अगला समीकरण में मान बैठाना होता है। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा, समीकरण 1 बराबर x + y = 14, तो x को यही रहने देंगे, 14 - y बनेगा समीकरण थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जो समीकरण थर्ड आया है उसको समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर समीकरण 1 को तोड़े और थर्ड बनाए तो फिर थर्ड का मान हम लोग 2 में रखेंगे, ठीक है। और अगर दूसरा को तोड़े और थर्ड बनाए तो इस बार मान कहाँ रखेंगे, पहला वाले में रखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण थर्ड का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण थर्ड जो है समीकरण थर्ड क्या, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका x - y = 4 है। तो x - y = 4 आया है और x का मान क्या है, 14 - y है। तो 14 - y बैठा देंगे, माइनस का y तो बराबर 4। तो 14 - 2y बराबर बना 4, 4 बन गया यहाँ पे। अब आगे जो है 14 - 2y = 4 बना ना, तो -2y = 4 - 14 यानी कि आपका 10 बनेगा। तो y बराबर यहाँ पर 5 आएगा। अब क्या करेंगे, तो जो y आएगा, x या y जो भी आएगा, तो y का मान हम लोग अब थर्ड समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तीसरा समीकरण जो हम लोग बना रखे हैं उसमें रखेंगे। तो y का मान थर्ड में रखने पर तो x बराबर क्या हो गया, थर्ड समीकरण जो दिया है वो 14 - y दिया है, तो 14 - 5 यानी कि 9 आ गया। अब बाद में आप सुंदर सा एक ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है, और x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे, बस, ठीक है। आपका हो गया। प्रतिस्थापन एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए क्या हुआ, समीकरण 1 था, 2 था। अगर समीकरण 2 को तोड़ेंगे, ठीक है, और थर्ड बनाएंगे फिर, तो इसका मान फिर 1 में रखेंगे। और अगर समीकरण 1 तोड़कर हमें थर्ड बनाया, अगर 1 को तोड़कर थर्ड बनाए हैं तो फिर थर्ड का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। और फाइनली मेरा x या y कुछ आ जाएगा, तो जो भी आएगा उसके बाद उसका मान हम लोग थर्ड में रखेंगे, जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्या का अंतर कितना, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो बोलेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x जिसको बड़ा माने हैं, तो दूसरी संख्या y जिसको हम लोग छोटा माने हैं। अब प्रश्न है, समीकरण क्या बोला है, दो संख्या का अंतर, ठीक है, दो संख्या का अंतर ही तो बोला है। तो पहला संख्या है x और दूसरा संख्या y, तो x - y = 26 समीकरण 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, x = 3y, क्योंकि दूसरा का कितना है, 3 गुना है, ठीक है। अब समीकरण यानी x का मान, ठीक है, बोलेंगे x का मान समीकरण थर्ड 1 में रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में रहा x - y = 26 और x का वैल्यू कितना, 3y, तो 3y बैठा देंगे यहाँ पे और माइनस का y बराबर आया 26। अब आगे देखिए 3y में से y गया, 2y बचा, 2y = 26 और y बराबर आ गया 26/2, 13 आ गया। y का मान हम लोग 13 लेके आए हैं। अब y का मान जो समीकरण थर्ड तोड़ के रखे थे उसमें रखेंगे, कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x समीकरण थर्ड में रहा है x = 3y और 3 गुना y का मान आया 13, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। अब अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना बोला था कि अंतर 26 है। यहाँ आप देखिए दोनों का अंतर 39 में से 13 गया तो 26 ही अंतर आया, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन जो बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण है जो छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है। बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18, संपूरक कोण है तो 180 होगा। संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180। बोलेंगे कि माना कि बड़ा कोण हम लोग x लेंगे और छोटा कोण ले लेंगे y, फिलहाल हम लोग ले लिए y, ठीक है। और देखिए दो चर वाला बोला है तो दो चर x और y ले लिए यहाँ पे हम लोग। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला है कि x + y, पहला तो दो संपूरक कोण है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, 180 आता है। तो पहला समीकरण बना देंगे x + y = 180 और दूसरा बोलेंगे x = y + 18। x + y = 180 क्यों आया, क्योंकि दोनों समीकरण जो है संपूरक है इसलिए। और दूसरा क्या बोला था कि दूसरा से 18 अधिक है, यही बोला था ना, छोटे कोण से 18 अधिक है, कौन,
छोटा कौन से अधिक है, कौन, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला जब अधिक है तो छोटे वाले में 18 बैठाएंगे तब तो जाके बराबर होगा, तो इसलिए x बराबर वाई प्लस 18 हो जाएगा। अब आगे x का मान जो आया है मेरा, x का मान कितना, वाई प्लस 18, इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला, x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान जो है वो कितना है, y प्लस 18 आया और प्लस का y यहाँ वाला 180 हो जाएगा इधर वाला। अब y प्लस वाई 2y बना मिलकर, 2y प्लस 18 बराबर 180, और 2y बराबर 180 में से 18 गया 162 बचा, और y बराबर आपका 81 आ गया। अब y जैसे ही आ गया हम लोग इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान आ गया था समीकरण 3 वाला के लिए कितना, x बराबर वाई प्लस 18, x बराबर वाई प्लस 18 यानी कि 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और इसलिए बड़ा कोण हम लोग x माने थे 99 होगा, छोटा कोण 81 होगा। अब आप घटा के देखिए, 99 में से 81 जाएगा ना, 18 बचेगा, ठीक है। यही तो अंतर निकालने ही बोला था। अब हम लोग अगला सवाल करेंगे विलोपन विधि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रतिस्थापन विधि कर लिया, अब विलोपन करेंगे और एक बार बच्च गुणन भी कर लेंगे, ठीक है। और कुछ और अलग सवाल देख लेंगे। तो विलोपन विधि के लिए क्या है, समीकरण आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए विलोपन विधि के लिए करते क्या है, तो यहाँ पे समीकरण जो दे रखा है ना ये वाला कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, तो इसमें से x को या तो फिर y दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग y को बराबर कर रहे हैं, तो y में देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 y है, इसलिए इसको 3 से गुना करेंगे और नीचे वाले को 1 से गुना करेंगे। अब देखिए 3 से गुना किए, 1 से गुना किया, आप चाहे तो x को भी बराबर कर सकते थे। अगर x को बराबर करना होता तो हम लोग 2 से गुना करते इसको और नीचे को 1 से गुना करते, यहाँ हो जाता। देखिए x समीकरण 1 को 3 से एवं समीकरण 1 को 1 से गुना कर जोड़ने पर जोड़ा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस अलग है इसलिए इसको जोड़ा गया है। अगर एक होता, एक साइन होता तो उसको सिर्फ घटा देते, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता। तो समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 1 से गुना करके हम लोग क्या किया, जोड़ दिए हैं। तो समीकरण पहला को 3 से गुना किया तो 3x प्लस 3y बराबर कितना बना, 15 बना, और ये बना 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। 3y खत्म, 5x बचा यहाँ पे क्योंकि जुड़ा है यहाँ पे। अच्छा, जोड़ने के समय साइन जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है कि जोड़ने समय साइन चेंज नहीं होता, घटाने के समय साइन आपका चेंज हो जाता है। तो जोड़ने में डायरेक्ट जोड़ दिया, 3 2 5 और 15 और 4 19 बना। अब x जो है, x आपका कितना आ गया, 19/5। अब जैसे ही x का मान आ गया है तो उसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, x का मान आ जाएगा किसी भी समीकरण में उसको रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखे हैं 3x प्लस 3y बराबर 15। अब 3 गुना x का मान 19/5 और 3y का मान अभी आगे आएगा, ठीक है, y का मान आगे मिलेगा हमको। तो यहाँ से 3x 19 या 57/5 और प्लस का 3y बराबर 15, यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकाले हैं। यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालने के बाद जो है आपका कितना आ गया, 6/5 y आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 बना है। अब एक बार बज गुणन को भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल सिलेबस से तो हटा दिया गया, लेकिन बाई चांस जैक बोर्ड तो है ये पागल, ठीक है, क्योंकि कई बार तो आप साइंस जो वायरल हुआ था उसमें भी आप देखिए 1 2 सवाल बाहर था, सोशल साइंस में कुछ बाहर था, हिंदी में भी बाहर था, आउट ऑफ सिलेबस आपको पूछा। तो हो सकता है कि आपको मैथ में भी बज गुणन पूछ दे। तो 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। करना क्या है, इसको सब इधर लेके आना होता है। पहले 5 को हम लोग इधर लाए तो -5 हुआ, 8 को इधर लाए माइनस का 8 हुआ। अब यहाँ पे a1 है, a1 2 है, a2 कितना है, 3 है, फिर b1 कितना है तो 1 है और b2 कितना है, 2 है, c1 -5 और c2 माइनस का 8 है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ध्यान से कि a1/a2 है बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं c1/c2, इसका मतलब एक हल होगा, और हल होगा तो बज गुणन लगाएंगे। बज गुणन का फॉर्मूला क्या होता है कि x/b1 c2 माइनस b2 c1 और बराबर -y/a1 गुना c2 और a2 गुना c1, और फिर 1 आएगा यहाँ पे, 1 बराबर a1/b2 मतलब a1 b2 और माइनस a2 b1। सारा मान आपके पास है, सारा मान आपके पास है, बैठा दीजिए। x ऊपर रहेगा, b1 मेरे पास 1 है और c2 मेरे पास माइनस का 8 है, b2 मेरे पास -2 है और c1 -5 है, ठीक है। इसी प्रकार सारा मान को हम लोग बैठा लेंगे, और सारा मान बैठाने के बाद यहाँ आया x बराबर -8 प्लस 10 यानी x बराबर 2, यहाँ आया -y बराबर -1 और नीचे आया 1/1, ठीक है। अब x के लिए अगर निकालना है तो x के लिए निकालना है, यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, x/2 बराबर 1/1, x बराबर 2 आ जाएगा, और y के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई यानी y बराबर 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से देखेंगे कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। p के किस मान के लिए अद्वितीय, एक अद्वितीय हल कब होता है, जब इक्को बराबर नहीं होता है, ठीक है, इक्को बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे अपने मन से कुछ बैठाना है, ठीक है। तो समीकरण जो आपको दे रखा है, समीकरण दिया है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y बराबर प्लस 2 बराबर 0। तो a1/8
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो करेंगे क्या, A1 यहाँ पे 4 है, A2 मेरे पास 2 है, B1 मेरे पास क्या है P है, और B2 मेरे पास 2 है, C1 मेरे पास 8 है, और C2 मेरे पास 2 है। ठीक है, करेंगे क्या, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 4/2 और P/2, यानी कि दोनों को बराबर ले लेंगे। ठीक है, 4/2 यानी A1/A2 और बराबर नहीं रहेगा B1/B2, तो P/2 ले लेंगे यहाँ से। अब क्या आ जाएगा, तो P बराबर आपका यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो P आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। यही 4 आपका क्या है, तो अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय व समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट है K के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म के अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होने के लिए क्या शर्त है, तो अनेक हल अगर होना है दोस्तों, ठीक है, अनेक हल होना है तो क्या करना है, तो तीनों को बराबर लाना। अनेक हल के लिए तीनों बराबर लाना होगा। समीकरण दिया है kx + 3y - k - 3 बराबर 0, और यहाँ 12 + 12x + ky - k बराबर 0 ये दे रहा है। A1 कितना होगा, A1 मेरे पास k होगा, A2 मेरे पास 12 होगा, फिर B1 मेरे पास 3 है और B2 मेरे पास k है, C1 मेरे पास k - 3 है और C2 मेरे पास माइनस का k है। ठीक है, अब अनेक हल के लिए हमको करना क्या है, तो तीनों को बराबर से बराबर लाना है। A1/A2 तो k/12, B1/B2 3/k और C1/C2 k - 3/k, है ना। अब तीनों बराबर लाना है, तो k/12 आ गया 3/k और k - 3 आ गया, तो k/12 को 3/k के बराबर कर देना है, और फिर 3/k को k - 3/k के बराबर करना है, तीनों को आपस में बराबर कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा k² बराबर 36, यानी k बराबर 6, और यहाँ भी k बराबर 6, क्योंकि दोनों बराबर होगा ना, तो बराबर होगा तो एक ही टाइप का हल निकलेगा। तो यही आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दे देते हैं, समीकरण युग्म को बदल कर हल करना होता है। 2/x + 3y बराबर 13 और 5/x - y/4/y बराबर -2 दिया, इसको समीकरण में बदल कर हल करना होता है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोला है 2/x और प्लस का 3/y और बराबर 13 दिया है ना, यही दिया है। तो करेंगे क्या इसको, तो 2 गुना 1/x करेंगे, और यहाँ पर मान लेंगे 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 2m + 3m बराबर 13 और 5m माइनस का 4n बराबर -2। उसके बाद यहाँ विलोपन लगाकर ना, जो बराबर किए हम लोग, विलोपन लगाकर n को बराबर कर दिए हैं। तो समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करके जोड़ा गया है, क्योंकि जोड़ा का क्यों गया, क्योंकि दोनों साइन यहाँ पर अलग है, इसलिए जोड़ा गया, और जोड़ने में कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो 4 से गुना करने के बाद आया 4 दूना 8 है, प्लस 4 तिया 12 और 13 चौक 52, और यहाँ आ गया 3 से गुना करने के बाद 3 × 5 = 15, 3 चौक 12 और 3 दूना 6। यहाँ पर जो सॉल्व किए हम लोग, ये कट गया 15 और 8 23, m बराबर कितना निकला 46, m बराबर 2 निकल गया। अब m का मान जो है समीकरण किसी में भी रख देंगे, m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से मेरा n आ जाएगा। ठीक है, m का मान था 2m + 3m बराबर 13, m का मान मेरा 2 आया था, है ना, m का मान जो है 2 आया था, सब जगह 2 बैठा देंगे, इस प्रकार से n आ जाएगा। अब m भी आपको मिल गया, m आपका मिला है 2 और n मिला है 3। अब क्या करना है, तो जो हम लोग माने थे उसको बैठाएंगे। माने थे हम लोग क्या, माने थे हम लोग 1/x बराबर m, तो 1/x बराबर 2/1, x बराबर 1/2 आएगा, और 1/y बराबर माने थे n, तो 1/2 बराबर 3/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 1/3 आ जाएगा। तो ये था चैप्टर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आपका चैप्टर 3 से कोई समस्या नहीं होगा। अभी तक अगर प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपको चैप्टर 3 तो अभी प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर 4 पहले ही कर चुके हैं, चैप्टर 5 भी प्रोवाइड हो गया, चैप्टर 6 भी हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो चैप्टर 12 हो चुका है, चैप्टर 13 हो चुका है, चैप्टर 14 हो चुका है, चैप्टर 15 हो चुका है। अब अगर जो वीडियो बचा है, कोशिश हम जरूर करेंगे कि चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 7 कम से कम इतना, और चैप्टर 10, फिर 9 और 8, ठीक है, 9 और 8 आपको एक साथ मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस और जितने भी साइन थीटा कोस थीटा है। चैप्टर 10 का एक सेपरेट वीडियो होगा, और चैप्टर 2, 1 और 7 का भी सेपरेट वीडियो आपको सुबह तक मिल ही जाएगा दोस्तों, वादा है ये आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।